विद्यार्थियों, मैं शशिभूषण तिवारी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने भौतिकी की इस नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने न्यूटन के गति के 3 नियमों को समझा था और आज की क्लास में हम कुछ सामान्य बलों के ऊपर चर्चा करेंगे। उनके साथ ही हम न्यूटन के गति के नियमों को प्रश्नों में लगाने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे सीखते चलेंगे। पर सबसे पहले कुछ सामान्य बल जो यांत्रिकी में तमाम प्रकार के प्रश्नों में आपको देखने को मिलते हैं। तो कॉमन फोर्सेस, सामान्य बल। वस्तुतः प्रकृति में बल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यह बल लंबी दूरी पर, बड़ी दूरी पर स्थित दो द्रव्यमानों के बीच में भी होता है। जैसे सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से बहुत दूर है, परंतु इनके बीच में इनके द्रव्यमान की वजह से एक आकर्षण का बल है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रकृति का दूसरा फोर्स जो है, दूसरा बल जो है, वो विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल पदार्थ के एक विशेष गुण आवेश की वजह से उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान की वजह से उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय बल पदार्थ के एक अन्य गुण आवेश की वजह से उत्पन्न होता है। तो विद्युत चुंबकीय बल भी एक सामान्य बल है जिसको हम व्यवहारिक जीवन में बहुत जगहों पे देखते हैं, हालांकि हम रियलाइज नहीं करते। यह भी एक लंबी दूरी का बल है। दो आवेश यदि बहुत दूर रखे हों तो भी एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित कर सकते हैं। यदि मैं अपने इस हाथ को ऐसे धक्का देता हूँ, तो मैं पूछूंगा ये किस प्रकार का बल है? तो आप बोलेंगे धक्का का बल। नहीं, भौतिकी के अनुसार यह भी एक विद्युत चुंबकीय बल है। जी हाँ, विद्युत चुंबकीय बल है। इस सतह पर जो आवेशित कण है और इस सतह पर जो आवेशित कण है, उनके बीच में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही उलझा हुआ सा इंटरैक्शन है, बहुत ही उलझा हुआ सा उनके बीच में अंतर्द्वंद है, जिसकी वजह से यह बल उत्पन्न होता है। जब आप किसी सतह पर चलते हैं तो आपके जूतों और उस सतह के बीच में एक घर्षण का बल है, वो भी एक विद्युत चुंबकीय बल है। आपके जूतों में जो आवेश कण है और जिस सतह पर आप चल रहे हैं उसमें जो आवेश वाले कण हैं, उनके बीच में एक बहुत ही जटिल सा इंटरैक्शन है। वो एक दूसरे के ऊपर बड़ी जटिल तरीके से बल आरोपित करते हैं, पर उस बल का कारण मूलतः आवेश है, इसलिए वो विद्युत चुंबकीय बल है। यदि मैं इसको पकड़कर ऐसे खींच रहा हूँ तो भी ये जो बल है, जो मैं इस उंगली के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ये भी एक विद्युत चुंबकीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल सामान्यतः व्यवहारिक जीवन में हम इसी प्रकार के दो बलों को अपने आसपास देखते हैं। इसके अलावा प्रकृति में जो दो मूल बल और होते हैं वो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो उन बलों की चर्चा अभी हम यांत्रिकी की पढ़ाई में, मैकेनिक्स की पढ़ाई में नहीं करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत होगी देखेंगे। पर वो नाभिकीय बल छोटी दूरी के ऊपर ही कार्य करते हैं। नाभिक में दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन या एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में ऐसा बल होता है, और नाभिक में कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की दूरी होती है, जो बहुत ही छोटी दूरी है, हमारी कल्पना से भी छोटी। उतनी छोटी दूरी पर जब दो कण हों तभी उनके बीच में ये नाभिकीय बल कार्य करते हैं। तो इस बल की आवश्यकता अभी हमारे यांत्रिकी के कोर्स में नहीं है। हम जिन किसी बलों का उल्लेख यहाँ करने जा रहे हैं वो या तो गुरुत्वाकर्षण बल हैं या विद्युत चुंबकीय बल हैं। उनका फंडामेंटल ओरिजिन जो है वो आवेश की वजह से है या द्रव्यमान की वजह से।
तो अभी हम सामान्य बलों में कुछ गुरुत्वीय बल, रस्सी में तनाव का बल, घर्षण का बल, अभिलंब प्रतिक्रिया का बल, ऐसे बलों के बारे में चर्चा करेंगे। ये किस श्रेणी में आते हैं, गुरुत्वीय बल हैं या विद्युत चुंबकीय बल हैं, ये आप खुद ही समझ पाएंगे, खुद समझ जाएंगे। इनफैक्ट गुरुत्वीय बल को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान सा कार्य है। गुरुत्वीय बल जो दैनिक व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं वो क्या है, किसी भी पिंड का भार है वस्तुतः, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस पे हम महसूस करते हैं। इसके अलावा जितने बल हम देखते हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं विद्युत चुंबकीय बल है। तो कॉमन बलों में, सामान्य बलों में सबसे पहला बल हम लेते हैं भार का बल, वेट। पृथ्वी के सतह के निकट जितने भी द्रव्यमान हैं सभी के ऊपर पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ एक आकर्षण का बल आरोपित करती है। यह बल उस पिंड का भार कहलाता है। भार एक बल है। यदि यह पृथ्वी की क्षैतिज सतह है या ग्राउंड है और यहां पर एक पिंड है m द्रव्यमान का, इस पिंड को जब हम यहां से छोड़ते हैं तो हमने मेजर किया, हम माप पाते हैं कि इस पिंड को यहां से छोड़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, पृथ्वी के गुरुत्व की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इस द्रव्यमान पर सिर्फ एक बल आरोपित है इस समय, वो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम इस द्रव्यमान का भार कहते हैं, इस पिंड का भार कहते हैं। और इस भार का मान निश्चित रूप से द्रव्यमान गुना त्वरण, एक बल W इस पिंड के ऊपर आरोपित हो रहा है। कौन लगा रहा है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। यह बल इस पिंड में G त्वरण उत्पन्न करता है। तो बल का परिमाण क्या हुआ? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं F बराबर ma, m गुना G। तो कोई भी पिंड जो पृथ्वी के सतह के समीप है उसको अगर आप छोड़ दें गुरुत्व के अधीन गति करने के लिए तो उसमें त्वरण G ही उत्पन्न होता है, अर्थात पृथ्वी के गुरुत्व की वजह से उस पर लगने वाला बल mg ही होता है। यह बल हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। यह बल हमेशा वर्टिकली डाउन होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है। ऊर्ध्वाधर को अंग्रेजी में वर्टिकल कहते हैं। ठीक है। तो किसी m द्रव्यमान का पिंड आपको किसी प्रश्न में दिखता है और वो पृथ्वी के सतह के समीप है, जैसे दैनिक जीवन में हम किसी भी पिंड को देखते हैं तो मैं खुद, यह पेन, मेरा मोबाइल, यह लाइट, ये सब पृथ्वी के सतह के समीप हैं और इन सब के ऊपर पृथ्वी का यह गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही लगता है। तो यह भार का बल एक बड़ा ही कॉमन बल है जिसका अनुप्रयोग यांत्रिकी में खूब होता है। यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं कि भार एक बल है जिसका मात्रक न्यूटन होता है कि नहीं। और मैंने कई स्टूडेंट्स को इस प्रकार की गलती करते हुए देखा है। तो जस्ट एक लाइन ऑफ कॉशन, एक नत तल के ऊपर यदि एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, यदि एक नत तल के ऊपर एक पिंड ऐसे रखा हुआ है, तो मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है कि वो पता नहीं क्यों पर भार का बल ऐसे दिखाते हैं कि इस पिंड के भार का बल नत तल के लंबवत ऐसे। भाई ये सरासर गलत है। पिंड कहाँ रखा है, कैसे रखा है, इससे कोई सरोकार नहीं है। वो नत तल पे रखा है या समतल सतह, क्षैतिज सतह पर रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो पिंड है इसका भार एक बल है जो पृथ्वी के गुरुत्व की वजह से लग रहा है और इसकी दिशा हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ ही होती है। तो आपकी कॉपी में ये जो क्षैतिज रेखाएं बनी हुई हैं, हमेशा भार के बल को आप इसके लंबवत दिखाया करें। ठीक है। तो भार एक बल है जो पृथ्वी के गुरुत्व की वजह से किसी पिंड के ऊपर लगता है। ये सरल सा अंडरस्टैंडिंग आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। जब पृथ्वी की सतह से हम काफ़ी ऊंचाई पे चले जाते हैं
तो हम आगे गुरुत्वाकर्षण का एक अलग से पाठ है, उसमें पढ़ेंगे कि हम पृथ्वी की सतह से यदि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है और पिंड के भार का मान भी बदल जाएगा, परंतु वह तब होगा जब हम पृथ्वी की सतह से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। ऐसी स्थितियों पर चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, ये बाद में किसी पाठ में करेंगे, वहाँ देखेंगे। अभी वर्तमान में हमारे सारे पिंड, सारे निकाय पृथ्वी की सतह के करीब माने जाएंगे और उन सभी के ऊपर जो भार का बल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगने वाला बल है, वह बल mg ही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा कॉमन सामान्य बल हमें यांत्रिकी के प्रश्नों में बहुत देखने को मिलता है वह है अभिलंब प्रतिक्रिया का बल। इसको अंग्रेजी में हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं या नॉर्मल फोर्स सिंपली कहते हैं। देखिए, जब भी दो सतह या दो पिंड आपस में संपर्क में हों तो वो दोनों एक दूसरे पर संपर्क सतह के लंबवत धक्का देने जैसा, धकेलने जैसा एक बल लगाते हैं, जिसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। सबसे साधारण उदाहरण कल्पना करो कि इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है। कल्पना करो कि टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। अब इस ब्लॉक को पृथ्वी का गुरुत्व नीचे की तरफ खींच रहा है, mg फोर्स इस पे नीचे की तरफ काम कर रहा है, लग रहा है, परंतु यह पिंड गिरता नहीं। ये ऐसी परिस्थिति है, यह रिमोट मेरे हाथ के ऊपर रखा है, परंतु यह रिमोट गिर नहीं रहा। ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे खींच रहा है, परंतु ये गिर नहीं रहा। क्यों नहीं गिर रहा है? ये विराम में है, पिछले 40 सेकंड से ये विराम में है, अब 50 सेकंड से ये विराम में है, ये कहीं नहीं जाता, इसका कोई त्वरण नहीं है। न्यूटन के गति के नियम में पढ़ाया गया कि यदि इस पिंड का कोई त्वरण नहीं है तो इस पर कुल बाहरी बल शून्य होना चाहिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे खींच रहा है, फिर भी त्वरण नहीं है, यह संभव नहीं। निश्चित रूप से कोई अन्य बल है जो इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को बैलेंस कर दे रहा है, संतुलित कर दे रहा है। कौन सा बल है वो? ये जो मेरे हाथ की सतह है, इस पिंड के ऊपर की दिशा में एक बल आरोपित कर रही है। एक बल पृथ्वी के गुरुत्व की वजह से नीचे है और एक बल मेरे हाथ की ये सतह इस पिंड को ऊपर धकेल रही है, ये दूसरा बल है। यह बल अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है। यह बल इस क्वेश्चन में ठीक ठीक mg के बराबर है, ठीक ठीक भार के बराबर है। इस वजह से इस पिंड पर कुल बल शून्य है और यह नहीं गिरता। देखिए, एक सामान्य आदमी से यदि मैं पूछूंगा कि यह नीचे क्यों नहीं गिरता, वह कहेगा ये तो हाथ पे रखा है, कैसे गिरेगा। यह बोलने से भौतिकी में प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता। आपको न्यूटन बनना पड़ेगा, न्यूटन की तरह सोचना पड़ेगा। अगर जनाब न्यूटन यहाँ पे आ जाएं, वो बोलेंगे ये नहीं गिर रहा है, नहीं चल रहा है, कोई त्वरण नहीं है, इसका एक ही अर्थ है, इस पर कुल बल शून्य है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा, इसके चारों तरफ के परिवेश को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इस पिंड के ऊपर बल आरोपित कर सकते हैं। एक कारक है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको निश्चित रूप से नीचे खींच रहा है, परंतु यह अकेला बल इस पे नहीं हो सकता। अगर यह अकेला बल हुआ तो त्वरण उत्पन्न करेगा, यदि मैं इसे छोड़ दूं तो यह त्वरित होकर नीचे गिरने लगेगा। निश्चित रूप से अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है तो इस पे एक दूसरा बल है जो उस बल को, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को बैलेंस कर दे रहा है, संतुलित कर दे रहा है। अब इसके चारों तरफ हम देखते हैं तो पाते हैं कि सिर्फ एकमात्र कारक जो इस पे बल लगा सकता है वो है हाथ की सतह। ये हाथ की सतह इस पिंड के ऊपर की तरफ एक बल आरोपित कर रही है जो इस mg के बराबर और विपरीत है। 10 न्यूटन ऊपर 10 न्यूटन नीचे, तो कुल बल शून्य हो गया। कुल बल शून्य है, इसलिए इसमें त्वरण नहीं है। हमें ऐसी भाषा में बात करने की आदत डालनी पड़ेगी, अन्यथा भौतिकी के प्रश्न नहीं हल हो पाएंगे। चलिए, बहरहाल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस सतह में जो आवेश के कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी हैं,
और इस सतह में जो आवेश के कण है, इन दोनों के बीच में एक बड़ा ही जटिल सा एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करने की प्रक्रिया बड़ी ही जटिल सी प्रक्रिया है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। पर निश्चित रूप से इन आवेशों और इन आवेशों के बीच में कुछ जटिल प्रक्रिया होने की वजह से ही ये बल उत्पन्न हो रहा है। इसकी वजह से ही मेरा हाथ इसको ऊपर की तरफ धकेल पा रहा है। ऑफ कोर्स ये भी मेरे हाथ को नीचे धकेल रहा है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, पर वो बल तो मेरे हाथ पे लग रहा है ना, छोड़ो उसको, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसको मेरे हाथ की सतह ऊपर की तरफ धकेल रही है और यह बल उत्पन्न हो रहा है निश्चित रूप से यहाँ और यहाँ के आवेशों में एक जटिल इंटरैक्शन की वजह से। इस बल को हम अभिलंब प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। तो ये टेबल की सतह इस ब्लॉक के ऊपर संपर्क सतह के लंबवत, गौर कीजिएगा, संपर्क सतह अर्थात यह सतह, टेबल और ब्लॉक में इस सतह के अनुदिश संपर्क है, यहां पे संपर्क है। इस संपर्क सतह के लंबवत टेबल ब्लॉक के ऊपर एक बल आरोपित कर रहा है। इस बल को हम अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन का बल कहते हैं। इसको एन या आर किसी चीज से आप सूचित कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह सत्य है कि यह ब्लॉक भी इस टेबल के ऊपर इतना ही बड़ा अभिलंब प्रतिक्रिया का बल नीचे की दिशा में आरोपित कर रहा है। एकदम अकाट्य सत्य है। यह ब्लॉक, यह किताब, जो भी चीज है, ये पुस्तक मान लीजिए, यह पुस्तक टेबल को नीचे धकेल रही है उतने ही बल से जितने बल से टेबल पुस्तक को ऊपर धकेल रही है। यह बल टेबल पर लग रहा है और यह बल पुस्तक के ऊपर लग रहा है, दोनों में फर्क यह है। तो ऐसे बल जब भी दो सतह संपर्क में हो तो दोनों एक दूसरे को संपर्क सतह के लंबवत दूर धकेलने की कोशिश करते हैं, इस बल को हम अभिलंब प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। ये टेबल किताब को अपने से दूर और किताब टेबल को अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रही है। इस बल को हम अभिलंब प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। जब चर्चा चली है तो एक छोटा सा प्रश्न भी आपसे पूछेंगे, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न, उत्तर दीजिए। अभी हमारी चर्चा में ये प्रश्न शायद आया था। कल्पना करो कि ये 2 kg द्रव्यमान का पिंड इस क्षैतिज टेबल के ऊपर रखा है। टेबल इस पिंड पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल आरोपित कर रही है उसका मान क्या है? टेबल इस पिंड के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया का बल जो लगा रही है, या टेबल, सरल भाषा में टेबल इस पिंड पे जो बल लगा रही है उसका मान क्या है? बताइए, सोच कर बताइए, सभी बताइए, बोलिए, खुद को जोर से बोल के बताइए, रुकिए मत, बोलिए। यह संपर्क सतह है, यहां संपर्क है ब्लॉक और टेबल के बीच में, दोनों एक दूसरे पर इस सतह के लंबवत बल लगा रहे हैं। टेबल इस ब्लॉक के ऊपर एक ऐसा बल आरोपित कर रही है, यह बल अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है, इसे ही ज्ञात करने को कहा गया है। हम अपने निकाय में सिर्फ इस ब्लॉक को शामिल करेंगे। ठीक से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं अभी सिर्फ यह अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूं कि यह ब्लॉक क्यों विरामावस्था में है, क्यों नहीं त्वरित हो रहा है, टेबल की दशा क्या है, टेबल क्यों नहीं चल रहा। इस प्रश्न पर मैं अभी विचार नहीं करना चाहता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिर्फ इस ब्लॉक के विराम अवस्था की विवेचना पर्याप्त है। यह ब्लॉक विराम में है, क्यों विराम में है, सिर्फ इतना सोचने से ही मेरे प्रश्न का हल मिल जाता है। इस ब्लॉक के ऊपर एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है। हम सभी जानते हैं ये पिंड का भार है या ब्लॉक का भार है। यदि 2 kg इसका द्रव्यमान है और जी का मान आसान गणना के लिए यदि मैं 10 मान लूं तो ये 20 न्यूटन का बल है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस ब्लॉक को, इस पिंड को 20 न्यूटन के बल से नीचे खींच रहा है, परंतु यह पिंड गतिशील नहीं है, इसमें कोई त्वरण नहीं है। इसकी वजह है कि इस बल को यह बल संतुलित कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, अर्थात n का मान निश्चित रूप से mg के बराबर है, 20 न्यूटन के बराबर है। इस कंक्लूजन पे, इस निर्णय पे हम कैसे पहुंचे? हमने ये देखा
व्यवहारिक तौर पे देखा कि यह जो ब्लॉक है ये विराम में ही है, ये इसमें कोई त्वरण है ही नहीं। त्वरण नहीं होना इस बात को पुख्ता करता है कि इस ब्लॉक पे कुल बल तो शून्य लग रहा है। तो कुल बल यदि शून्य है और उन दो बल हैं, मुझे ये पता है, तीसरा कोई बल है नहीं, तीसरा कोई कारक है नहीं जो इस पिंड पे बल लगा सके। दो बलों का योग शून्य तभी होगा जब दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हों। इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। यदि सिर्फ दो ही बल हैं, उनका योग शून्य चाहिए, एक ही तरीका है, दोनों परिमाण में बराबर होने चाहिए और उनकी दिशाएं विपरीत होनी चाहिए। तो n जो है वो mg के ठीक विपरीत है और उसका परिमाण 20 न्यूटन है। इतना ही बल यह पिंड भी टेबल के ऊपर नीचे की दिशा में आरोपित कर रहा है, पर वह बल टेबल पे लग रहा है। यदि कभी किसी प्रश्न में टेबल के विरामावस्था या गति की अवस्था की विवेचना करने की आवश्यकता पड़ी, तब हम उस बल को शामिल करेंगे, अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह बल टेबल पे लग रहा है, हमारे इस ब्लॉक पर नहीं लग रहा है। चलिए विद्यार्थियों, फिर से हमारा ये टेबल, इस पर यह 4 kg का द्रव्यमान और इस पर यह 2 kg का एक अन्य द्रव्यमान। ठीक है, बातचीत में आसानी के लिए इसको नाम दे देता हूं A, इसको नाम दे देता हूं B। आपको बताना है कि A B पर कितना बल आरोपित कर रहा है। ब्लॉक A ब्लॉक B पर कितना बल आरोपित कर रहा है। बताइए, प्रश्न आपके लिए, बताइए। वीडियो रोक दीजिए, सोचिए, उत्तर दीजिए। देखिए, ब्लॉक ए बी पर कितना बल आरोपित कर रहा है या बी ए पर कितना बल आरोपित कर रहा है, दोनों एक ही प्रश्न है, क्योंकि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है। तो ए बी पर जितना बल आरोपित कर रहा है, निश्चित रूप से ब्लॉक बी भी ए पर उतना ही बल आरोपित कर रहा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आप यदि अब प्रश्न का हल करना चाहें तो करें। चलिए, मैं सबसे पहले ब्लॉक ए के विरामावस्था के बारे में सोचना चाहता हूं। इस पूरे निकाय पे मेरा कोई विशेष ध्यान नहीं है, मैं सिर्फ एक ही चीज पर विशेष तौर पे ध्यान देना चाहता हूं और वो चीज है ब्लॉक ए। मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए को देख रहा हूं, वह विराम में है, ये अकाट्य सत्य है। मैं ये समझना चाहता हूं कि ब्लॉक ए क्यों विराम में है, बी क्या कर रहा है, टेबल क्या कर रही है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, सिर्फ ब्लॉक ए के बारे में सोचते हैं। ब्लॉक ए, ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक ए के ऊपर कौन कौन से कारक बल लगा सकते हैं। एक, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो किसी भी द्रव्यमान वाले पिंड पे बल लगाती है, mg 2 kg इंटू जी का मान 20 न्यूटन। मेरे सोचने की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, हो सकता है आप में से बहुतों ने इसका सही उत्तर निकाला हो, दो राय नहीं है मुझे, मैं मानता हूं निकाला होगा, पर इसके बावजूद इस प्रश्न में मेरे सोचने की प्रक्रिया पर विशेष गौर कीजिए। ब्लॉक ए विराम में है, उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है 20 न्यूटन।
एक बल के रहते विराम में हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई इसको संतुलित कर रहा है। कौन है? ए पर कौन बल लगा रहा है? टेबल? ना ना ना, टेबल तो ए के संपर्क में है ही नहीं। ए पर कौन बल लगा सकता है? सिर्फ और सिर्फ बी, सिर्फ और सिर्फ बी। मान लेते हैं कि ए पर बी ने जो बल लगाया, अभिलंब प्रतिक्रिया का बल, उसको सांकेतिक रूप से मैं NAB लिख दे रहा हूं। बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल, ठीक है। यह अभिलंब प्रतिक्रिया का बल इस संपर्क सतह के लंबवत है, अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में। अब ब्लॉक ए बिल्कुल विराम की अवस्था में है पिछले कई मिनटों से, कोई त्वरण नहीं है। ये तभी संभव है जब इस पर कुल बल शून्य हो। यह बल और यह बल यदि बराबर हुए, विपरीत तो हैं ही, बराबर हुए, तो इनका कुल योग शून्य हो जाएगा। इससे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि NAB का मान 20 न्यूटन है। तो बी ने ए पर 20 न्यूटन का बल लगाया। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार ए ने भी बी पर इतना ही बड़ा बल लगाया होगा विपरीत दिशा में, पक्की बात है। प्रश्न में पूछा गया है कि ए बी पर कितना बल लगा रहा है? 20 न्यूटन, नीचे की दिशा में। यह बल है ए के द्वारा बी पर लगाया गया, बी पर लगा बल ए के द्वारा, इसको NBA लिख लेता हूं। यह बल निश्चित रूप से परिमाण में इसके बराबर है, दिशा भर विपरीत है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बी के ऊपर ए द्वारा लगाया गया बल भी 20 न्यूटन है। हाँ, इसकी दिशा नीचे की तरफ, ठीक। सरल सा प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। क्या आप बता सकते हैं कि टेबल ब्लॉक बी पर कितना बल लगा रहा है? टेबल ब्लॉक बी पर कितना बल लगा रहा है? इसी प्रश्न में टेबल ब्लॉक बी पर कितना बल लगा रहा है? ब्लॉक बी पर यदि मुझे बल को जानना है तो निश्चित रूप से अपने प्रश्न में ब्लॉक बी के विरामावस्था के ऊपर चर्चा जरूरी है। देखिए, अब मैं सिर्फ ब्लॉक बी के विरामावस्था के बारे में सोच रहा हूं, सिर्फ ब्लॉक बी। बी क्यों विराम में है, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं। बी के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, बी का द्रव्यमान इंटू जी, 4 किलोग्राम इंटू जी का मान 10, 40 न्यूटन। बी के ऊपर ये बल लग रहा है। बी के ऊपर और कौन कौन से कारक बल लगा रहे हैं? टेबल, इसके अलावा ब्लॉक ए। अभी अभी हमने कहा कि यदि बी ने ए को ऊपर धकेला तो ए ने भी बी को नीचे धकेला, तो निश्चित रूप से ब्लॉक ए बी को नीचे धकेल रही है, बल है NBA, इसका मान हम जानते हैं 20 न्यूटन, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। बी के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, बी के ऊपर ए द्वारा आरोपित बल है, और बी के ऊपर निश्चित रूप से टेबल के द्वारा लगाया गया ये अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है। इसको सिर्फ N लिख लूं, N लिख लेता हूं। N क्या है? टेबल के द्वारा बी के ऊपर लगाया गया अभिलंब प्रतिक्रिया का बल, जो निश्चित रूप से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है। टेबल ने जो बल लगाया बी पर ऊपर की तरफ। अब देखिए, ब्लॉक बी पर कुल 3 बल आरोपित हो रहे हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ए ने बी को धक्का दिया और टेबल ने बी को धक्का दिया। ठीक से एक बार सोच लीजिए कि आप इन बलों के अलावा कोई और बल बी पर लगता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। इस बात को जरूर एक बार मन में सोच लीजिए कि आप इन बलों के अलावा बी पर लगने वाले किसी अन्य बल को नहीं देख पा रहे हैं। तो बी पर लगने वाले ये सभी बल हमने समग्र बलों को दिखा दिया। अब बी की अवस्था क्या है? परमानेंट विराम, कोई त्वरण नहीं, है ना, कोई त्वरण नहीं, अर्थात बी पर आरोपित सभी
बाह्य बलों का योग 0 होना चाहिए। बी पर लगने वाले सभी बाह्य बलों का योग 0 होना चाहिए। बी पर लगने वाले इन 3 बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए। एकदम साधारण बुद्धि से सोच के हम इसको कर लेते हैं। बहुत भौतिकी की भाषा और गणित की भाषा की जटिलता से बचते हुए बड़े साधारण ढंग से सोचा जा सकता है, क्योंकि सारे बल एक ही रेखा के अनुदिश हैं। तो इन तीनों बलों का योग 0 तभी होगा जब ऊपर की दिशा का बल नीचे की दिशा के कुल बल के बराबर हो, और कोई तरीका तो है नहीं। यह 40 न्यूटन और यह 20 न्यूटन दोनों नीचे की तरफ लगने वाले बल हैं। तो इनका योग हो गया 60 न्यूटन। नीचे की दिशा में इस पिंड पर 60 न्यूटन का बल है। तो ये जो हरे रंग से मैंने दिखाया है एन, ये निश्चित रूप से 60 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। ऊपर की दिशा में 60 न्यूटन और नीचे की दिशा में इस पिंड पर लगने वाला कुल बल भी 60 न्यूटन। तो ऊपर भी 60 नीचे भी 60, कुल मिला के 0। अर्थात ब्लॉक बी संतुलन की अवस्था में है। भौतिकी की भाषा में इसको हम कहते हैं कि ब्लॉक बी जिसमें कोई त्वरण नहीं दिख रहा है हमें, जब एक पिंड में कोई त्वरण नहीं हो तो हम कहते हैं वो संतुलन की अवस्था में है। यहाँ सभी पिंड, चाहे वो पिंड ए हो या पिंड बी हो, ये सभी संतुलन की अवस्था में है। और जब पिंड संतुलन की अवस्था में होते हैं तो उसका एक ही पर्याय होता है कि उन पर कुल बल 0। जी, संतुलन मतलब त्वरण 0। एक ही तरीके से संभव है जब पिंड पर लगने वाले सभी बाह्य बलों का योग 0 हो। तो पिंड संतुलन की अवस्था में है यदि उस पर लगने वाले सभी बाहरी बलों का योग 0 हो। तो हमने सभी बाहरी बलों का योग 0 किया। इसके लिए जरूरी है कि टेबल द्वारा आरोपित अभिलंब प्रतिक्रिया का बल 60 न्यूटन का हो, इसलिए एन का मान है 60 न्यूटन। निश्चित रूप से बी भी टेबल के ऊपर इतना ही बड़ा बल नीचे की दिशा में लगा रहा होगा, पर वो बल टेबल पे लग रहा है, उसकी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। इस प्रश्न का हल करने के लिए कि बी ने टेबल पे कितना बल लगाया, हम एक और तरीका ऐसे अप्लाई कर सकते थे। ये ऑल्टरनेटिव एक नया तरीका, भिन्न तरीका। हम सोच पे जाएंगे कि मैं सोच कैसे रहा हूं। आप ऐसे नहीं सोचेंगे तो जगह जगह फंसेंगे, न्यूटन बनना पड़ेगा। मैं ऐसे सोच रहा हूं, ए प्लस बी, ये दोनों ब्लॉक एक निकाय है। मैं दूर से ऐसे बाहर से खड़ा होकर देख रहा हूं ए और बी को। क्या मुझे पता है कि ए और बी फेविकोल से चिपके हैं कि नहीं? कैसे पता कि ये दो अलग अलग ब्लॉक हैं? कोई चलता नहीं, कोई सापेक्ष गति नहीं। अरे भाई ए और बी हो सकता है चिपके हुए, नहीं भी चिपके हैं तो क्या फर्क पड़ता है? हम इनको एक पिंड मान सकते हैं, एक कंप्लीट निकाय मान सकते हैं। तो ए प्लस बी मेरा निकाय है, ए प्लस बी मेरा सिस्टम है, निकाय है। मैं इसी को एक पिंड मान रहा हूं। बाहर से खड़े होकर तुम कैसे बता सकते हो कि ए और बी चिपके हुए हैं? चिपके हुए हैं, ये काठ का एक ही ब्लॉक है ऐसा मान लो। क्या फर्क पड़ता? फर्क तब पड़ता जब इन दोनों में कुछ सापेक्ष गति होती, दोनों के त्वरण अलग अलग होते, तो फिर इनको अलग अलग लेना पड़ता हमें, क्योंकि इनकी गतियां अलग अलग है। ये तो विराम है, एक ही पिंड है, मान लो ना भाई। तो ये एक ही पिंड है, ठीक। इसको यदि मैं एक पिंड मानूं तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या बल लगा रहे हैं, सोचने की आवश्यकता ही नहीं। ये तो आंतरिक बल हो गया। ये तो बड़ी गजब की बात बोल रहा हूं मैं। जब सिर्फ एक ही कल्पना की, ए को पिंड माना, तो बी ए पर जो बल लगा रहा है वो निहायत आवश्यक है। जब सिर्फ बी को अपना पिंड माना तो फिर ए बी पर जो बल लगा रहा है वो भी सोचना जरूरी है। ए प्लस बी को अपना निकाय माना तो क्या फर्क पड़ता है कि ए और बी एक दूसरे पे कितना बल लगा रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस स्थिति में इसको यदि मैं एक निकाय मान रहा हूं, ये एक निकाय, चाहे तो इसको एक ऐसे बिंदु से दिखा दीजिए। इसका द्रव्यमान है 6 किलोग्राम, इस पे लग रहा है बल 6G mg 6G 60 न्यूटन। आप इस पूरे पिंड को
एक बिंदु से दिखा सकते हैं इसे और कह सकते हैं कि इस पे लग रहा है 60 न्यूटन का बल। इसको कौन बैलेंस कर रहा है? कौन है बाहरी कारक जो इस बल को बैलेंस करे, संतुलित करे? एक ही है, वो है टेबल। टेबल इस निकाय पर, इन दोनों पिंडों के निकाय पे एक अभिलंब प्रतिक्रिया का बल लगा रही है ऊपर की तरफ, और टेबल के द्वारा लगाया गया यह बल 60 न्यूटन के बराबर है। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूटन के लिए भी मैं एन लिख रहा हूं और बल के लिए भी एन, ये मेरी गलती है और अब लिख दिया है मैंने। तो ये बल है, ये तो बल का मात्रक है। तो निश्चित रूप से इन दोनों को यदि मैं अपना निकाय मानता हूं तो इस पर कुल बल शून्य तभी होगा, बाहरी बल शून्य तभी होगा जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को टेबल का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करता है। इस बार मैं अपनी गलती को सुधार लेता हूं और इसको ऐसे लिख देता हूं, बल के मात्रक न्यूटन को। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है जो टेबल ने पिंड के ऊपर लगाया है, पिंड बी के ऊपर लगाया है, वो 60 न्यूटन है। टेबल जो बल लगा रही हो तो बी पे ही लगा रही है, ए पे तो नहीं लगा रही। पर इस प्रश्न का हल करने के लिए हम ए प्लस बी को एक निकाय मान सकते हैं भाई। क्या गलती है? ए और बी को अलग अलग लेने की क्या आवश्यकता है? यहाँ ए और बी के बीच में जो इंटरैक्शन है, ये जो अन्योन्य क्रिया एक दूसरे के ऊपर बल लगाने वाली कर रहे हैं, इसके बारे में उलझने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है। और हम चाहें तो अलग अलग ले सकते हैं, पर आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने दो सामान्य बलों को देखा। यहाँ पे आगे तीसरे सामान्य बल को लेने के पहले एक आध और बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। जैसे एक नत तल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, एक नत तल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल इस पे दिखाओ, दर्शाओ। एक अभिलंब प्रतिक्रिया का बल लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, जो नत तल इस पे अप्लाई कर रही है। उस बल की दिशा को अपनी कॉपी में दिखाओ, इंतजार मत करो, दिखाओ। ये नत तल और ब्लॉक के बीच में यहां संपर्क है, ये संपर्क सतह है। जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल होगा वो इस संपर्क सतह के लंबवत, अर्थात इस नत तल के लंबवत। ये अभिलंब प्रतिक्रिया का बल है जो टेबल इस ब्लॉक के ऊपर आरोपित कर रहा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यदि मैं कहूं कि इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को दिखाओ, वो ऐसे नहीं है, वो तो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की दिशा को ध्यान से समझिएगा, ये नत तल के लंबवत है ना, एक संपर्क सतह के लंबवत है। इसकी दिशा भूल के भी ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे, ये गलत है, ये सही है। अभिलंब प्रतिक्रिया का बल सदैव 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 संपर्क के लंबवत ही लेना है। यदि एक गोला है, इस गोले के ऊपर एक, कल्पना करो कि छोटा सा ब्लॉक है या एक छोटी सी चींटी बैठी है, ऐसा मान लो, ऐसा लगे। तो गोले की सतह इस ब्लॉक के ऊपर जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल आरोपित कर रही है वो किस दिशा में होगा? अपनी कॉपी में बना के दिखाओ। गोले की सतह इस पिंड के ऊपर जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल आरोपित कर रही है उसकी दिशा को अपनी कॉपी में एक चित्र के माध्यम से दिखाएं। इंतजार मत करें, टालम टोल मत करें, करें, करने से ही आएगा। गलती करें, कोई बात नहीं, करें। एक गोलाकार सतह हो या एक सिलेंडर हो, ठीक है, दोनों ही स्थितियों में उसके सतह पर लंबवत उसकी त्रिज्या होती है। ये अगर एक गोला है, इसकी सतह पर लंब उसकी त्रिज्या होती है। यहां संपर्क जो है वो यहां है,
ये स्पर्श रेखा के दिशा में संपर्क। अगर कोई पूछे कि संपर्क सतह क्या है तो स्पर्श रेखा खींच दीजिए, वही संपर्क सतह है। अब इस पे जो अभिलंब प्रतिक्रिया का बल होगा वो किधर होगा? आंसर है गोले की त्रिज्या की दिशा में। यह अभिलंब प्रतिक्रिया का बल गोले की त्रिज्या की दिशा। एक गोले की सतह पर लंब उसकी त्रिज्या होती है, ये याद रखें, लिख लें। गोले की सतह पर लंब उसकी त्रिज्या होती है। तो सतह पर लंब वही तो अभिलंब प्रतिक्रिया की दिशा होगी। गोले की सतह पर लंब उसकी त्रिज्या होती है, जरूर नोट करें। तो इस परिस्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया का बल ऐसा और इस परिस्थिति में कुछ ऐसा दिखाया जाएगा। अगला सामान्य बल है घर्षण। हालांकि घर्षण पे चर्चा हम बाद में करेंगे, परंतु मैं आपको यहां पे जस्ट समझा दूं कि यदि इस क्षैतिज सतह के ऊपर यह पिंड मान लो गतिशील है, 1 मिनट मान लो, हालांकि गति होने की प्रवृत्ति होने पे भी घर्षण का बल होता है, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे, पर 1 मिनट मान लो कि यह पिंड गतिशील है। इस गतिशील पिंड पर यह क्षैतिज सतह जो बल आरोपित करती है उसके 2 घटक हैं हकीकत में। ये क्षैतिज सतह इस पिंड पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया का बल तो लगा ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह पिंड यदि दाहिनी तरफ गतिशील है तो यह क्षैतिज सतह सतह के समानांतर, सतह के स्पर्श रेखा के अनुदिश एक और बल इसके ऊपर आरोपित करती है। इस पिंड के ऊपर ये जो टेबल है ये एक और बल लगाती है सतह के समानांतर। इस सतह के समानांतर स्पर्श रेखीय बल को हम घर्षण कहते हैं। वस्तुतः हम इस परिस्थिति को ऐसे भी देख सकते हैं कि यह जो टेबल है ये इस गतिशील पिंड के ऊपर एक्चुअली में एक ऐसा बल आरोपित कर रही है, आर बल को लिख लेते हैं। टेबल इस पिंड के ऊपर हकीकत में ऐसा एक बल लगा रही है। इस बल के हम 2 घटक कर रहे हैं। इस बल का जो ऊर्ध्व घटक है इसको हम अभिलंब प्रतिक्रिया का बल कहते हैं, और इसी बल का जो क्षैतिज घटक है, जो स्पर्श रेखीय घटक है, उसको हम घर्षण का बल कहते हैं। इस चित्र में N अभिलंब प्रतिक्रिया है, F घर्षण का बल है और R सतह द्वारा ब्लॉक पर आरोपित कुल बल है। तो बेसिकली हम समझ में आसानी के लिए इस क्षैतिज 2 सतहों के बीच के बल को 2 घटकों में बांट देते हैं। 2 सतह, 2 पिंड एक दूसरे पर सामान्यतः ऐसा कुछ बल लगाएंगे। इस बल का जो लंबवत घटक है उसको अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, सतह के लंबवत जो घटक है उसको अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं, और सतह के समानांतर जो घटक है उसको घर्षण कहते हैं। अभी प्रारंभ में हम अपनी चर्चाओं में घर्षण को शामिल नहीं करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी प्रारंभ में हम अपनी चर्चाओं में ऐसी सतहों के बारे में बात करेंगे जो घर्षण रहित हैं। हालांकि व्यवहारिक तौर पे कोई सतह पूर्णतया घर्षण रहित नहीं होती, पर ठीक है, समझ को आसान रखने के लिए, प्रश्नों को आसान रखने के लिए हम प्रारंभ में ऐसी सतहों की कल्पना करेंगे जो घर्षण रहित हैं। एक ब्लॉक इस सतह पर गतिशील है, और अगर ये सतह घर्षण रहित है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि यह सतह ब्लॉक पर सिर्फ N लगा रही है बल, F बल नहीं है, फ्रिक्शन का बल, घर्षण का बल नहीं है। ऐसा मान करके हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे प्रारंभ में। आगे चलकर हम घर्षण के बारे में विशेष तौर पर अलग से पढ़ेंगे। तो अभी प्रारंभ में हमारे सभी सतह, मैं बोलूं या ना बोलूं, बोलना भूल जाऊं तो भी घर्षण रहित होंगे, अर्थात एकदम चिकने होंगे, जो कोई घर्षण
ऑफर नहीं करते। ओके, अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बल पे, जिसको कह सकते हैं डोरी में तनाव, डोरी या रस्सी में तनाव, टेंशन इन स्ट्रिंग, तनाव अर्थात टेंशन। मूल रूप से घर्षण, अविलंब प्रतिक्रिया, डोरी में तनाव, ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय बल है। परंतु ठीक है, इनके ऑरिजिन, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, इस पर अभी हमारा फोकस नहीं है। हम यांत्रिकी में पढ़ते समय सिर्फ इन बलों के बारे में जाने और ये बल व्यवहारिक तौर पे कैसे काम करते हैं, कैसे लगते हैं, ये समझ लें तो पर्याप्त है। इनके मूल स्रोत पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल सरल से उदाहरण से इसको हम समझते हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे कमरे की छत से एक बहुत ही हल्की डोरी के माध्यम से इस ब्लॉक को ऐसे लटका दिया गया है। m द्रव्यमान का यह ब्लॉक एक डोरी के माध्यम से छत से बंधा हुआ लटक रहा है, झूल रहा है। अब पुनः मैं थोड़ा विचलित हो गया इसको देखकर। मैंने सोचा कि यार, इस ब्लॉक को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल निश्चित रूप से नीचे खींच रहा है, फिर यह ब्लॉक नीचे क्यों नहीं गिरता, क्यों नहीं त्वरित होता? एक साधारण आदमी से पूछूंगा, वो कहेगा, नहीं, मैं आपको साधारण नहीं कह रहा हूं भाई, खुद को साधारण कह रहा हूं। एक साधारण आदमी से अगर पूछूं तो वो कहेगा कि भाई, ये तो डोरी से बंधा है, कहां जाएगा? डोरी से बंधा है, ऐसी भाषा के प्रयोग से प्रश्नों का हल नहीं निकलेगा। न्यूटन बनना पड़ेगा, हमें ऐसे बोलना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक और बल इस पिंड पे लग रहा है। डोरी निश्चित रूप से इस ब्लॉक को ऊपर खींच रही है। इस पिंड पर पृथ्वी के गुरुत्व के अलावा कोई और कारक यदि बल लगा सकता है तो वो है डोरी। इसके अलावा किसी चीज के संपर्क में है ही नहीं, दूर दूर तक कोई ऐसी चीज नहीं जो इस पे बल लगा सके। तो डोरी ही इस पे बल लगा रही है, तो तय। और डोरी इसको ऊपर ही खींच रही है, ये भी तय, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा, इसका कोई त्वरण नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, इस पे कुल बल शून्य है, और कुल बल शून्य तभी होगा जब इस mg को कोई संतुलित कर दे। mg के बराबर और विपरीत कहीं ना कहीं एक बल हो, वह बल डोरी लगा रही है इस पिंड पे। तो डोरी इस पिंड को ऊपर की तरफ एक बल T से खींच रही है, T फॉर टेंशन। इस बल का नाम है तनाव, टेंशन, इसलिए इसको T लिख रहे हैं। और इस परिस्थिति को देखकर हम बिल्कुल आसानी से ये कह सकते हैं कि T mg के बराबर है। T mg के बराबर है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस ब्लॉक पे कुल बल शून्य है और ये संतुलन की दशा में है। इस पे शून्य बल अर्थात शून्य त्वरण, ये कहीं नहीं जाएगा। यह जो बल डोरी इस पे लगा रही है, ये डोरी का तनाव है, इसको हम तनाव कहते हैं। इस बिंदु पर डोरी में तनाव, डोरी इतने ही बल से छत को भी नीचे खींच रही है। देखिए, अभी हमने सिर्फ इस ब्लॉक की दशा का अध्ययन किया। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई सोचकर बताओ कि ये डोरी कहीं क्यों नहीं जाती, सिर्फ डोरी के बारे में बात करो मुझसे, ब्लॉक के बारे में बात ना करो, सिर्फ इस डोरी के बारे में सोचते हैं, चलो, ये डोरी क्यों कहीं नहीं जाती? तब हमने समझा कि यार, डोरी ने इस ब्लॉक को ऊपर खींचा, हाँ, टी बल से डोरी ने ब्लॉक को ऊपर खींचा। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार ब्लॉक ने भी डोरी को नीचे खींचा। ये बल कौन लगा रहा है? ब्लॉक। किस पे? डोरी पे। तो फिर डोरी नीचे क्यों नहीं जाती, त्वरित क्यों नहीं होती? डोरी का हल्का मान रहे हैं हम, डोरी बहुत हल्की है तो उसका जो भार है उसको नगण्य मान ले रहे हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो डोरी पे लग रहा है बहुत छोटा है। थियोरेटिकली मान लेते हैं कि डोरी भारहीन ही है,
हालांकि दुनिया में कोई डोरी भारहीन नहीं होती, पर उसका द्रव्यमान इस ब्लॉक के द्रव्यमान के सामने इतना छोटा है कि उसको लगभग शून्य माना जा सकता है। बहुत हल्की डोरी, सिलाई वाली डोरी, ऐसा कुछ। उसका भार जो है वो नगण्य है। तो इस डोरी को इस ब्लॉक ने नीचे खींचा। क्यों? क्योंकि हमने पता किया कि डोरी ब्लॉक को ऊपर खींच रही है, ब्लॉक डोरी को नीचे खींच रही है। अभी मैं सिर्फ डोरी में इंटरेस्टेड हूं, सिर्फ डोरी की दशा का अध्ययन कर रहा हूं, स्ट्रिंग में क्या हो रहा है ये समझने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस रस्सी को ब्लॉक नीचे खींच रहा है। रस्सी त्वरित नहीं है, कोई ना कोई बल होगा जो इसको संतुलित कर रहा है। कौन? चारों तरफ देखा तो पाया कि अच्छा, रस्सी का छत के साथ भी एक अन्योन्य क्रिया चल रहा है। निश्चित रूप से हो ना हो, ये जो छत है ये डोरी को ऊपर खींच रही है, इतने ही बल से खींच रही है। क्या छत डोरी को ऊपर खींच रही है, इसलिए डोरी पर कुल बल शून्य है। ये चित्र क्या दर्शा रहा है? डोरी पर कुल बल शून्य। यह चित्र क्या दर्शा रहा है? ब्लॉक पर कुल बल शून्य। ब्लॉक संतुलन में, उस पर कुल बल शून्य होना चाहिए। ठीक है, हम समझा सकते हैं कि कैसे शून्य है। डोरी में कोई त्वरण नहीं है, उस पर कुल बल शून्य होना चाहिए। हम समझा सकते हैं कि कैसे शून्य है। डोरी को छत ने ऊपर खींचा। भाई, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार छत को डोरी नीचे खींच रही है। ये क्या है? डोरी द्वारा छत पर आरोपित बल। इतने ही बल से डोरी छत को नीचे खींच। छत क्यों नहीं गिरती? अरे गिरने वाली है क्या? नहीं, छत दीवारों पे टिकी है, दीवार छत पे ऊपर बल लगा रहे हैं। ठीक है, उस पे नहीं जाते हैं। दीवार के संतुलन का अध्ययन, छत के संतुलन का अध्ययन अलग से किया जा सकता है, पर उस पर और दूसरे बल हैं जिसकी जानकारी इस प्रश्न में अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम छत के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, पर मुख्य बात जिस पे मैं आपका ध्यान चाहता हूं वो ये है कि ये जो डोरी है, इसको फिर से देखिए। डोरी ने ब्लॉक को ऊपर खींचा, ब्लॉक ने डोरी को नीचे खींचा। ध्यान देना, ब्लॉक ने डोरी को टी बल से नीचे खींचा, टी का मान mg आया था ना। छत ने डोरी को ऊपर खींचा टी बल से। तो डोरी के दोनों किनारों पर खिंचाव है। छत डोरी को ऊपर खींच रही है, ब्लॉक डोरी को नीचे खींच रहा है, डोरी तनी हुई है। ये तनाव है, ये तनाव है। बदले में डोरी ने छत को नीचे खींचा और इस ब्लॉक को ऊपर खींचा। ध्यान दीजिएगा, डोरी में तनाव क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि डोरी के निचले सिरे को ब्लॉक नीचे खींच रहा है, ऊपरी सिरे को छत ऊपर खींच रही है। ये डोरी ऐसे खिंचाव महसूस कर रही है। दोनों बल बराबर और विपरीत हैं, कुल बल शून्य है, ये बात अलग है, पर ये खिंचाव तो है, ये तनाव तो है। ये डोरी को दर्द हो रहा है, दर्द, खिंचाव। डोरी अपने दोनों सिरों पे बंधे हुए चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। डोरी छत को अपनी तरफ खींच रही है और इस पिंड को, इस ब्लॉक को भी अपनी तरफ खींच रही है। एक तनी हुई रस्सी, एक तनी हुई डोरी अपने दोनों सिरों पे बंधी हुई चीजों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। यह डोरी ऊपरी सिरे पे बंधे हुए छत को नीचे खींच रही है और निचले सिरे पे बंधे हुए ब्लॉक को ऊपर खींच रही है। डोरी कैसा बल लगा रही है? छत को अपनी तरफ नीचे और ब्लॉक को अपनी तरफ ऊपर खींचने का प्रयास कर रही है। तो एक खींची हुई रस्सी, एक तनी हुई रस्सी अपने दोनों एंड पे, दोनों सिरों पे जो चीज बंधी है उसको खींचती है, ड्रैग करती है, उसको धकेल नहीं सकती। रस्सी किसी चीज को धकेल नहीं सकती। यहां मेरे गले में एक फंदा डाल के और तुम दूसरे सिरे को पकड़ के धकेलने की कोशिश करो तो धकेल नहीं पाओगे, रस्सी ढीली पड़ जाएगी। आप एक ऐसा ब्लॉक रख के और ये रस्सी है और सोचो कि मैं यहाँ रस्सी को धकेलूं तो ब्लॉक धक्का खाए, कैसे होगा? रस्सी तो ढीली पड़ जाएगी। जी नहीं, अगर तुम इसे खींचोगे तो खींच पाओगे। रस्सी इस ब्लॉक को खींच सकती है पर धकेल नहीं सकती, पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली क्लास में हम इन बलों का उपयोग करते हुए
न्यूटन के गति के नियमों के अनुप्रयोगों के ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब बेसिकली जो मुख्य प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा अगली क्लास से शुरू होगी। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ।